खबरों की कई परतें होती हैं और इन परतों की तह को एनालाइज कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मसला कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है। लोकसभा चुनाव के मतदान पर डेटा जो देरी से सामने आ रहा है उसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई एडीआर के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई 24 तारीख को मुकर्रर की है, यानी कि कल। अब इस सुनवाई के बाद यह तय होगा कि चुनाव आयोग क्या फॉर्म 17C को अपलोड करेगा। यह मसला इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि मतदान के बाद जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसके बाद वो एक एनहांस्ड आंकड़ा सामने रखा जाता है कि मतदान प्रतिशत कितना हुआ। जो पहले आंकड़े आते हैं और उसके बाद जो फाइनल डेटा सामने आता है इसमें तकरीबन 1,07,00,000 लोग ज्यादा मतदान कर चुके हैं। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर और चुनाव आयोग दोनों पर हमलावर है। इसकी पूरी कहानी आपके सामने बताएंगे। फिर बताएंगे पंजाब का एनालिसिस। 1 जून को पंजाब में वोटिंग होनी है। पंजाब में इस बार चुनाव बहुत ही जबरदस्त और अलग है क्योंकि 4 पार्टियां अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चारों अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और यह पंजाब के लिए पहला है। कहां क्या होने जा रहा है यह आपके सामने बताएंगे। फिर बताएंगे हिमाचल का हाल। हिमाचल की सीटें तो हैं 4। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एक सीट है साहब जिसने धमाल मचा रखा है। ऐसी बयानबाजी हो रही है कि उसके बारे में बिना चर्चा किए हम रह ही नहीं सकते। और फिर बात करने जा रहे हैं, हम सब ये मानते हैं कि जब हमारे बच्चे IIT, IIM, IIS इस तरह की प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन पा लेते हैं तो नौकरी तो मिल ही जाएगी साहब, बच्चे का भविष्य सुनिश्चित हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं बीते 3 साल से 100% प्लेसमेंट इन बच्चों का नहीं हो पा रहा है। कहां कमी है, कहां दिक्कत है? बच्चों में कमी है, शिक्षा प्रणाली में दिक्कत है, या दरअसल नौकरियां नहीं है? इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं चुनाव आयोग ने जो अपना रिस्पॉन्स दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद है। 24 मई, जैसा कि हमने आपको बताया, 24 मई को यानी कि कल सुनवाई होनी है इस मसले पर। यह एक बहुत बड़ा मसला है जो कि चुनाव की पूरी प्रणाली और प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर लगाया गया है। अब इसमें क्या मसला है? सबसे पहले चुनाव आयोग ने जो जवाब लिखा है और जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी एफिडेविट जमा की है उसमें क्या मुख्य बातें रखी गई हैं। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया था, इससे पूछा गया था कि फॉर्म 17C आप क्यों नहीं अपलोड कर सकते जैसे ही मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाए। इसे लेकर चुनाव आयोग ने अपना पूरा एक स्पष्टीकरण दिया है। उनका कहना है कि मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हलफनामे में यह कहा गया है कि फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने का कोई नियम, कोई प्रावधान चुनाव प्रणाली में नहीं है, 1955 एक्ट में नहीं है। इसके साथ साथ जो फॉर्म 17C है उसका डेटा अपलोड करने से कई तरह की गड़बड़ियों की आशंका है। वेरिफिकेशन के दौरान मानवीय, तार्किक और गणित की भूल होने की उम्मीदें हैं और इसे लेकर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। चुनाव आयोग नहीं चाहता कि इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति को पैदा कर देश को गुमराह किया जाए। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने एक और खतरा जताया कि फॉर्म 17C को अगर अपलोड कर सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, खास करके आज के डिजिटल युग में फर्जीवाड़े का। और इसके बाद इसकी तहकीकात करना अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। और इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया, EVM, इस पर तरह तरह के अविश्वास को पैदा कर लोकतांत्रिक प्रणाली पर अविश्वास पैदा करने और लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की स्थिति बार बार की जा रही है और यह प्रयास पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी जो दलीलें सामने रखी हैं वैसे तो है बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल भी उठते हैं और उन सवालों का जवाब भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब इस पूरे मामले पर आप समझेंगे कि आखिरकार ये फॉर्म 17C क्या है। फॉर्म 17C दरअसल वो डॉक्यूमेंट है जो कि पोलिंग एजेंट को दिया जाता है जब चुनाव मतदान के समय जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद वहां पर जो पोलिंग एजेंट है, वहां पर जो चुनाव कराने के अधिकारी हैं, ये सब मिलकर उस पर हस्ताक्षर करते हैं कि पोलिंग समाप्त हुई, इतने वोट्स इस बूथ पर पोल किए गए। इसको कहते हैं फॉर्म 17C।
अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा था, क्योंकि एडीआर ने अपने इस जो याचिका है उसमें कहा था कि फॉर्म 17C को अपलोड करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि सारे जो मतदान है वो ईवीएम के जरिए हो रहे हैं, ये सब कुछ डिजिटल है और आज के डिजिटल युग में पारदर्शिता का हवाला देते हुए फॉर्म 17C को अपलोड कर दीजिए, सारा मामला खत्म। और ये बात बिल्कुल सही भी है भाई, अगर आपने ऐसा काम कर दिया तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होती। आइए तो आपको ये समझाते हैं कि ये जो याचिका फाइल की गई थी एडीआर के द्वारा, उसने अपनी याचिका में क्या कहा है। सबसे पहले एडीआर ने यह बात कही कि जो वोटिंग के बाद डेटा जारी किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें अप्रत्याशित देरी हो रही है। अप्रत्याशित देरी किस तरह से, जैसे कि पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल को हुआ, उसके बाद फिर 21 अप्रैल को एक सेट ऑफ डेटा मतदान प्रतिशत को लेकर जारी किया गया और उसके बाद इसे रिवाइज करते हुए 30 अप्रैल को फिर से पहले फेज के डेटा मतदान डेटा को फिर से रिवाइज किया गया। इस तरह से 10 दिन की, 5 दिन की, 3 दिन की, 2 दिन की देरी फाइनल डेटा को सामने रखने में की जा रही है। इसके साथ साथ एक ये भी बात कही जा रही है जो एडीआर के द्वारा कि जो एब्सोल्यूट फिगर है वोटिंग का, कितने लोगों ने मतदान किया, ये जारी नहीं किया जा रहा, परसेंटेज में जारी किया जा रहा है। परसेंटेज हमेशा रिलेटिव होता है और रिलेटिव परसेंटेज लोगों में कंफ्यूजन पैदा करता है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए, जिसके लिए चुनाव आयोग को फॉर्म 17C डिजिटल तरीके से अपलोड कर देना चाहिए अपनी साइट पर, ताकि जो चाहे वो देख ले। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 17C को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछा, तो जाहिर सी बात है अब एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि फॉर्म 17C क्या होता है। फॉर्म 17C एक्ट 1961 के तहत है। 2 फॉर्म होता है। कुल मतदाता, कुल वोटर्स का डेटा फॉर्म भरा जाता है। पहला फॉर्म 17A है, दूसरा फॉर्म 17C है। 17A में वोटर का इलेक्टोरल रोल नंबर दर्ज किया जाता है और पोलिंग अफसर उस पर साइन कर देते हैं। फॉर्म 17C पर पोलिंग खत्म होने के बाद जितने मतदाता होते हैं उनकी संख्या, उनके डिटेल्स उस पर हस्ताक्षर होते हैं, जो कि पोलिंग एजेंट को भी दिया जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस पर पूरा लेखा जोखा लगते हैं और इसके बाद इसे रिकॉर्ड बना दिया जाता है। इस रिकॉर्ड पर सब लोग हस्ताक्षर करते हैं और इसे रख दिया जाता है। जब भी किसी उम्मीदवार को अपनी सीट पर किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका होती है तो उम्मीदवार फॉर्म 17C को निकलवा कर देख सकता है और उसके आधार पर दोबारा मतगणना कराई जा सकती है। अब एडीआर ने जो सवाल उठाए उसके पीछे क्या वजह थी, यह आपके लिए समझना आवश्यक है, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग अपनी प्रणाली से चल रहा है और उसने कहीं कोई गलती अभी तक रखी नहीं। तो अब जरा इस बात को समझिए। यह हम आपके सामने कुछ डेटा रख रहे हैं। 19 अप्रैल को अनुमानित आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया वो, और उसके साथ साथ जो 30 अप्रैल को जो फाइनल डेटा सामने रखा गया, उसमें कुछ राज्यों में बहुत जबरदस्त भेद देखने को मिला। जैसे कि तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान 19 अप्रैल को हो गया। 19 अप्रैल को जो अनुमानित वोटिंग परसेंटेज जारी किया गया वो था 62.19%। 30 अप्रैल को यानी कि 11 दिन के बाद चुनाव आयोग ने अनुमानित जो वोटिंग परसेंटेज जारी किया उसका आंकड़ा आया 69.72%, यानी कि अंतर 7.53% का है। अब 7.53% मतदान प्रतिशत का अंतर अगर मैं इसको वोटों में आपके सामने रखूं तो ये बहुत बड़ा जाता है। 46 लाख वोट, 46 लाख वोट बढ़ गए पहले आंकड़े से दूसरे आंकड़े में। उसके बाद राजस्थान की बात कर लीजिए। राजस्थान को 19 अप्रैल में 12 सीटों पर मतदान हुए। जो अनुमानित आंकड़ा 19 तारीख को जारी किया गया वो 50.95% था, ये पोलिंग परसेंटेज था। 30 तारीख को ये 57.65% हो गया, यानी कि 6.7% का इजाफा। यहां भी तकरीबन 19,000 एक्स्ट्रा मतदान की बात सामने निकल कर आई। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान हुआ 19 अप्रैल को और मध्य प्रदेश में 63.33% वोटिंग डिक्लेयर किया गया। लेकिन जो 30 अप्रैल को डाटा मध्य प्रदेश के लिए सामने निकल कर आया वो 67.75% था, यानी कि 4.42% ज्यादा। इस तरह के कई आंकड़े सामने आए और विरोधाभास सामने दिखा, जिसे लेकर एडीआर ने कोर्ट का रुख किया। अब इसके बाद एक और जानकारी निकल कर आई जो कि चुनाव आयोग ने उसके बाद जारी किया। ये चुनाव आयोग के आंकड़े अब हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि चौथे चरण के मतदान तक जो पोलिंग डे के दिन जो अनुमानित परसेंटेज निकाला गया
और उसके बाद जो फाइनल अनुमानित परसेंटेज चुनाव आयोग के द्वारा निकाला गया वो 1,07,00,000 ज्यादा था। यानी कि 1,07,00,000 लोगों ने ज्यादा मतदान किया पहले 4 फेज में ही। और ये प्रस्तावित यानी कि अनुमानित परसेंटेज और फाइनल परसेंटेज के गैप में है। इसे लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और यह अंतर अपने आप में कई राज्यों का है जो अभी हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। और यह बताता है कि इसकी वजह से कई तरह के मतदाताओं में संख्या बढ़ी है। अब जैसे कि मैं आपको आंध्र प्रदेश का डेटा देता हूं। आंध्र प्रदेश में बताया गया कि चुनाव के दिन 3,16,00,000 लोगों ने मतदान किया, लेकिन जो फाइनल डेटा निकल कर आया उसमें आया 3,33,00,000 लोगों ने मतदान किया। यानी कि 17,20,000 लोगों ने ज्यादा मतदान आंध्र प्रदेश में किया। इसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र की बात है। चुनाव के दिन 4,13,00,000 लोगों ने मतदान किया टोटल, और जब फाइनल डेटा निकल कर आया तो आया 4,29,00,000, यानी कि 16,50,000 से भी ज्यादा लोगों ने मध्य प्रदेश में मतदान किया। इसी तरीके से केरल की बात देखिए, 11,00,000 ज्यादा मतदाताओं ने यहां पर मतदान किया। यानी कि जो मतदाताओं की जो संख्या है ये अपने आप में बहुत बड़ी होती चली जा रही है, जिसकी वजह से शंका हुई और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अब इस पर पूर्व चुनाव आयुक्तों की जो जानकारी है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह पहली बार नहीं हो रहा साहब। ये जो टर्नआउट है इसमें चेंज 2019 में भी इसी तरीके से सामने दिखाया गया था, जैसे कि हम आपके सामने अब दिखाने जा रहे हैं वो डिफरेंस जो कि 2019 में आंकड़ों को सामने रखते समय किया गया था। जैसे कि 2019 में आप देखिए, अभी आपको तो हम चरणवार दिखा रहे हैं, अगला डेटा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 2019 के आंकड़े क्या थे। पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें कुल आंकड़े सामने 11 तारीख को नहीं आए। जो फाइनल मतदान के आंकड़े आए वो आए 18 तारीख को। 69.4% का यह आंकड़ा सामने चुनाव आयोग ने दिया। यानी कि आप यहां देख लीजिए 7 दिन के बाद फाइनल डेटा निकल कर आया। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान हुआ वो 18 अप्रैल को हुआ, और दूसरे चरण के मतदान में भी 66% डेटा जो कि 18 अप्रैल को ही जारी किया गया। 23 तारीख को इसे बढ़ा दिया गया और ये 69.42% हो गया। तीसरे चरण के मतदान में पहले जब मतदान हुआ उस दिन 66% मतदान की बात कही गई, लेकिन ये रिवाइज किया गया, उसको 68.4% 29 अप्रैल को बताया गया। इसी तरीके सभी चरण में 2019 में भी रिवाइज्ड डेटा पहले डेटा से ज्यादा निकल कर आया, लेकिन यह मसला 2019 में नहीं उठाया गया था। अब 2024 में इसे एक बड़े मामले के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। 2019 में जो हुआ अगर वो उस वक्त सही था तो 2024 में जो हो रहा है वो अपने आप में गलत कैसे हो सकता है, ये सवाल है। इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन तार्किक तरीके से अगर आप देखें तो चुनाव आयोग ने अभी तक जो भी प्रक्रिया इस्तेमाल की है उसमें किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आ रही जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा सके। हालांकि यह सर्टिफिकेट फाइनली सुप्रीम कोर्ट को देना है, हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन यह मामला विचाराधीन है और इस मामले के साथ ही मतदान की पूरी प्रक्रिया पर भी असर पड़ेगा। आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इस बार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में यहां पर सभी सीटें जीती थी, 4 की 4। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का यह गृह राज्य है और 1 जून को यहां पर मतदान होना है सभी 4 सीटों पर। इसे लेकर हर तरीके से तैयारी हो रही है और इस राज्य में इसलिए ज्यादा कंपटीशन दिखाई दे रहा है बीजेपी बनाम कांग्रेस, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की जीत अभी हाल फिलहाल ही हुई है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार हमीरपुर से अपना चुनाव लड़ रहे हैं और ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा उन्हें इस बार टक्कर दे रहे हैं। एक और सीट है जो कि बड़ी दिलचस्प है साहब, जिस पर मेरी व्यक्तिगत तौर पर बड़ी दिलचस्पी है, वो है मंडी। मंडी में बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने विक्रमादित्य सिंह हैं जो कि उनका राजनीतिक परिवार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद कांगड़ा की सीट पर कांग्रेस ने आनंद शर्मा को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है और इस बार आनंद शर्मा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये चुनाव अगर वो जीतते हैं तो साबित होगा कि हिमाचल प्रदेश पर उनकी पकड़ कितनी जबरदस्त है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंडी की। मंडी की बात इसलिए क्योंकि ये एक प्रथा रही है हिमाचल में और हिमाचल में कई तरह की प्रथाएं हैं।
और ये राज्य अपने आप में बड़ा मस्त है साहब। तो एक प्रथा है, मान्यता है कि जिसने मंडी जीता उसने हिमाचल जीता। अब मंडी में क्वीन बनाम किंग का मुकाबला है साहब। बॉलीवुड की क्वीन और वास्तविक में किंग विक्रमादित्य सिंह यहां पर एक दूसरे के सामने हैं। कंगना रनौत जिस तरह की बयानबाजी अपने इस पूरे चुनावी अभियान में कर रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग चटकारे भी ले रहे हैं और विक्रमादित्य को बहुत अच्छा मौका भी मिल रहा है कि वो कंगना रनौत के साथ दो चार कर पाएं। तो आइए आपको दिखाते हैं कंगना रनौत की कुछ विवादित बोल। विक्रमादित्य महाचोर, वो भी जमानत पर बाहर है, जमानत पर बाहर है। ये लोग मुझे कहते हैं कि तू अपवित्र है, फिल्मों में काम करती है। अरे मैंने तो अपनी योग्यता पर जो है पद्मश्री पाया है, 4 राष्ट्र पुरस्कार पाए हैं। तुम लोग विक्रमादित्य, तुम अपने नाम पर कभी वोट मांगो, अपने माता पिता के नाम पर मत मांगो, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, तुम्हें एक वोट नहीं मिलेगा। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। कंगना रनौत बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि चुनाव में जीत मिल जाएगी तो बॉलीवुड हमेशा के लिए त्याग देंगी और पूरी तरीके से राजनीति में आ जाएंगी। उनके कुछ बयान अपने आप में बहुत विवादास्पद रहे, जब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो कि बहुत मुश्किल रहा और उनको ट्रोल की तरह देखा गया और लोगों ने उनको बहुत ट्रोल भी किया। बहुत सारी बातें हुई, उनको हम नहीं दिखाना चाहेंगे, लेकिन मज़ेदार है, इस बार मंडी के लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनौत अपना चुनाव प्रचार और कैंपेन कर रही हैं, अद्वितीय है भाई साहब। इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका जवाब विक्रमादित्य अपने अंदाज में जबरदस्त दे रहे हैं। इस तरह की कई सारी बातें तो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी सीट जिस पर हर किसी की नजर है वो है हमीरपुर। हमीरपुर से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार इस बार उम्मीदवार के तौर पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की ये सीट रही है। यहाँ पर विरासत की लड़ाई अनुराग ठाकुर लड़ रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही सेफ सीट मानी जाती है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अनुराग ठाकुर को। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका ये गृह जिला है, तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो अपनी चलाते हुए कम से कम अनुराग ठाकुर को एक कड़ा मुकाबला तो दें। अब यहां पर जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, अगर मैं हाल फिलहाल में जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं तो हम यहां की राजनीतिक तस्वीर बेहतर समझ सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे जिसमें कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी और कांग्रेस को वोट शेयर 43.9% मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने 43% वोट शेयर के साथ 25 सीटें जीती थी, यानी कि कांटे का मुकाबला था। कांग्रेस यहां पर रनिंग में यानी कि रेस में आ चुकी है। हाल फिलहाल राज्यसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग की वजह से अभिषेक मनु सिंघवी को वहां से राज्यसभा से नॉमिनेट करने में मुश्किल हुई और वहां पर उसी के बाद कांग्रेस में दो फाड़ भी होता हुआ हमने देखा। तो पहाड़ की राजनीति जो है वो बहुत ही अलग दिशा में चल रही है, जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश इस बार एक बहुत ही जबरदस्त स्टेट बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का आकलन अलग अलग है और अलग अलग तरीके की बातें यहां पर कही जा रही हैं, लेकिन कुछ एक बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव हिमाचल प्रदेश से रहा है और हिमाचल की जनता ने उनके चेहरे पर 2014, 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में मुहर लगाई है। लेकिन अब वहां पर कुछ बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। हाल फिलहाल हमने देखा था पिछले साल जब वहां पर बहुत बाढ़ और उसके साथ साथ बारिश की वजह से तबाही हुई थी, केंद्र सरकार की तरफ से मदद वहां पहुंचाई गई, लेकिन राज्य सरकार को लेकर और उस राज्य सरकार की मांगों को लेकर कई तरह का विवाद यहां पर है। तो विकास एक बहुत बड़ा मसला आज राज्य के लिए बना हुआ है और जेपी नड्डा ने यहां पर पूरा दमखम विकास के मुद्दे पर लगाया है। दूसरा बड़ा मसला है पर्यटन का। अनरेगुलेटेड पर्यटन की वजह से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उसके साथ साथ पर्यावरण पर बहुत नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों में पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूकता है और वो अपने प्रदेश को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। इस बार पर्यावरण को लेकर क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मसला है वहां पर सेब की खेती और उसके साथ साथ वहां के लोगों का एग्रीकल्चरल आउटपुट, जिसे लेकर बड़े बिजनेस हाउसेस को लेकर विरोध बड़े पैमाने पर हिमाचल में देखा गया, जिसका फायदा उठाकर 2022 में कांग्रेस ने सत्ता संभाली राज्य में। अब वहां पर ये जो बड़े बिजनेस हाउसेस का दखल है, इसे
कम हुआ है या ये बढ़ता हुआ दिखेगा, ये अपने आप में एक मसला है। और अंत में एक और फैक्टर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हिमाचल में आस्था सबसे प्रथम है। राम मंदिर का मसला बहुत ही महत्वपूर्ण है हिमाचल के लिए। इसका प्ले आउट होना अपने आप में बड़े पैमाने पर आप होता हुआ देखेंगे, जिसकी वजह से यहां पर परिणाम बदल भी सकते हैं। इसमें आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब आखिरी स्टोरी इस सेगमेंट में जो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, और वो है हमारे बच्चों से जुड़ी हुई। हमारे बच्चे जिनको हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, अच्छी से अच्छी जगह वो पहुंचे, अच्छी शिक्षा के बाद उन्हें बेहतर नौकरी मिले। ऐसे में जब किसी भी माता पिता का बच्चा IIT क्लियर कर लेता है, IIM क्लियर कर लेता है, या इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थानों में उसका एडमिशन हो जाता है, तो माता पिता को बड़ी संतुष्टि होती है। साहब बच्चा जो है वो पार लग गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, परिवार अच्छा चलेगा। लेकिन कुछ आंकड़े आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक हैं, और ये चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर फॉर लर्निंग जिसे कहा जाता है, मोदी सरकार ने 100 ऐसे इंस्टीट्यूट्स को सेंटर ऑफ लर्निंग की संज्ञा दी है, जिनमें ये भी हैं IITs, IIMs, IIC, इस तरह के तमाम संस्थान जो प्रीमियर संस्थान हैं, जहां से बच्चे निकलते हैं और सीधे अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम तरह की जगहों पर जाते हैं। उन्हें बेस्ट से बेस्ट नौकरी मिलती है, करोड़ों की तनख्वाह फर्स्ट नौकरी के तौर पर मिलती है साहब। लेकिन IIT कैंपस से जो डेटा निकल कर आ रहा है वो बहुत ही निराशाजनक है। सबसे पहले ये डेटा आपके सामने रखता हूं और दिल थाम कर जरा इसको देखिएगा, खास करके वो तमाम माता पिता जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। 2022 में कोरोना काल के बाद ऐसा लगा था कि नौकरियों में इजाफा होता दिखाई देगा और प्लेसमेंट्स जो इंस्टीट्यूट्स की हैं बहुत अच्छी होंगी। IITs में 17,900 बच्चों ने अपने आप को कैंपस प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया, यानी कि कैंपस में जो तमाम कंपनियां आती हैं और वहीं पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, उनको ऑफर लेटर मिल जाता है, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो 17,900 बच्चों ने अप्लाई किया। 14,490 बच्चों को IIT जिन्होंने पास किया था उनको कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिली। 3,410 छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल पाया, यानी कि 19% बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला। 2023 में यह आंकड़ा और बढ़ा और यहीं से चिंता शुरू हुई। 20,000 IIT पास आउट्स ने कैंपस प्लेसमेंट का रजिस्ट्रेशन किया। 15,830 बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट मिला, यानी कैंपस में आई कंपनियों के जरिए नौकरियां मिली। 4,170 IIT पास आउट्स को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरियां नहीं मिली, यानी 21%। पहले 18% था, फिर 21% हो गया। और अभी इस साल का जो आंकड़ा आया है साथ, वो बहुत चौंका रहा है, डरा रहा है। 2024 में 21,500 छात्रों ने IIT से पास आउट करने के बाद प्लेसमेंट के लिए अपने आप को रजिस्टर किया, लेकिन प्लेसमेंट सिर्फ 13,410 छात्रों का हुआ है। 21,500 छात्रों ने प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई किया, 13,410 छात्रों को ही प्लेसमेंट कैंपस में मिला है। 8,900 IIT पास आउट्स कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं पा पाए, 38%। अब यह चौंकाने वाली बात हो गई। जैसे ही बात सामने आई, IIT ने इस पर अपने तमाम एलुमनाई एसोसिएशंस और उसके साथ साथ तमाम संस्थानों को चिट्ठियां लिखी और कहा कि हमारे बच्चे हैं, लायक है, अच्छी पढ़ाई हुई है इनको आप नौकरियां दें। और इसलिए IIT लगातार अब रीच आउट प्रोसेसेस कर रहा है और यह बता रहा है कि एक बहुत बड़ी चिंता आज देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के लिए है। जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से भी यही स्थिति निकल कर आ रही है साहब। IIM ने 2022-23 का आंकड़ा जारी किया था। IIM में तकरीबन 23% बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट 2023 में नहीं हुआ। 23% बच्चों को कैंपस में रिक्रूटमेंट के समय प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। लोगों को चिंता हुई कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो IIT बॉम्बे ने एक रिपोर्ट तैयार कराई और उसने यह बताया कि देखिए, इसमें सब कुछ इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बीच में कुछ और विकल्प भी है, इसलिए वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपका दिल ना धड़क जाए उन तमाम माता पिताओं का जिनके बच्चे अभी IITs, IIMs या इस तरह के संस्थानों में पढ़ रहे हैं। IIT मुंबई ने यह बताया कि कैंपस प्लेसमेंट में 51.1% छात्रों ने नौकरियां पकड़ी। हायर एजुकेशन जाने वाले 12.2% लोग थे। बाहर नौकरी करने का फैसला 10% लोगों ने लिया। पब्लिक सर्विस में 8% लोग गए। जॉब की तलाश, यानी कि जिनके पास नौकरियां अंततः न हो पाई, वो 6% के आसपास थी। और 4% लोगों ने कहा कि वो कैंपस प्लेसमेंट में जाना नहीं चाहते, वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए।
1%, 1.5% लोगों ने स्टार्टअप अपना शुरू किया। यानी कि कुल मिलाकर 10 से 12% छात्र ऐसे थे जो समय रहते कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं ले पाए। अब आप कहेंगे कि भाई इसका मतलब यह है कि बच्चे खुद ही कैंपस प्लेसमेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहते। ऐसा सब जगह नहीं है। ये आईआईटी मुंबई का आंकड़ा आपके सामने रखा। आईआईटी मुंबई में आज से 5 साल पहले 100% प्लेसमेंट होता था, लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति बदल रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे खुद अपना रोजगार करना चाहते हैं। एक और ट्रेंड है जो कि डिस्टर्बिंग है, और वो ट्रेंड ये है कि औसतन जो 5 बड़े आईआईटीज हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और खड़गपुर, इन 5 आईआईटीज में आमतौर पर कैंपस प्लेसमेंट में जो एवरेज सैलरी होती थी वो तकरीबन 26 से 28 लाख रुपए प्रति वर्ष की थी। 26 से 28 लाख का मतलब हो गया कि कम से कम 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए प्रति महीना की तनख्वाह लोगों को आमतौर पर मिलती थी। लेकिन इस साल जो कैंपस प्लेसमेंट में तनख्वाह ऑफर की जा रही है वो 25 लाख के आसपास है, 24 से 25 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए। यानी 2 साल में जहां महंगाई बढ़ी है वहां कैंपस प्लेसमेंट में लोगों को अब कम तनख्वाहें मिल रही हैं। यह बात इसलिए गौर करने वाली है क्योंकि अब दिक्कतें आ रही हैं। तो दिक्कत कहां से आ रही है यह आपके लिए समझना आवश्यक है। क्यों बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट पर नौकरी नहीं मिल पा रही? अब मैं 2023 के आंकड़े आपके सामने रखता हूं। इन्फोसिस जो कि बहुत बड़ी टेक कंपनी है, उसने अपने 80,000 पोस्ट जो वैकेंसीज थी उसको भरा नहीं, तो इसलिए कैंपस प्लेसमेंट में गए नहीं। बहुत कम लोगों को कैंपस प्लेसमेंट मिला। विप्रो ने 2.25 लाख लोगों को अपने पास नहीं रखा। टीसीएस ने 2 लाख से ज्यादा अपने पोस्ट वेकेंट रखे 2023 में। टेक महिंद्रा ने 65,000 पदों को रिक्त रखा। तो ये जो तमाम टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इसके साथ साथ कई और कंपनियों ने अपनी भर्ती ही नहीं की। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कम हो रही हैं। अभी आप सोचेंगे क्यों हो रही? इसकी बहुत बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना है। जो पूरी टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है सर। और यह बदलाव आज ये बता रहा है कि एक काम को करने के लिए जहां 3 आदमी की आवश्यकता होती थी, वहां एआई और रोबोटिक्स के इस्तेमाल से एक व्यक्ति से काम चल रहा है। इस तरह से अब क्या हो गया, मैन पावर की कमी हो गई। यानी कि हमें कम मैन पावर चाहिए, कंपनियों को कम मैन पावर चाहिए, वो ऑटोमेशन पर जा रहे हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि नौकरी का जो स्वरूप है साहब, वो बदल रहा है। और ये पिता माता जो अभिभावक हैं उनको ये समझना जरूरी है। आप अपने बच्चों को गाइड कीजिए इसके लिए। नौकरी का स्वरूप पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बदल रहा है। अगर आप दुनिया के आंकड़े से देखें, जो कि अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको दिखाएंगे, अमेरिका में तकरीबन 1,63,000 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। और वो इसलिए क्योंकि एआई के इस्तेमाल से अब इन लोगों की जरूरत नहीं है। यूरोप में 2,60,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियों से 2023 में हटा दिया गया। एआई की वजह से और डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन की वजह से इन लोगों की जरूरत नहीं है। नौकरियां कम हो रही। लेकिन अब नौकरियां कहां बढ़ रही हैं? नौकरियां डेटा साइंसेस में, नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सर्विस में, नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी में बढ़ रही है, जिसके लिए अब पूरे के पूरे एजुकेशन सेक्टर को एक बहुत बड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। अब यह तब्दीली अमूमन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को करना चाहिए, जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, आईआईएस, इस तरह की तमाम इंस्टीट्यूट्स को यह तब्दीलियां करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो छात्र आपके यहां से पढ़ रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, और रिसर्च में जगह ऐसे ही बहुत कम है। इसकी वजह से भारत सरकार ने एक बहुत ही नायाब पहल करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू पूरे देश भर में की, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया है। आपने देखा होगा ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये इस साल से बड़े पैमाने पर इंप्लीमेंट हो रहा है। सब जगह इसका असर दिखाई देगा। अब बच्चे अपने ग्रेजुएशन को 3 साल की जगह 6 साल में कर सकते हैं। इसके साथ साथ नौकरियां पकड़ सकते हैं, अपने क्रेडिट स्कोर बदल सकते हैं, और उसके साथ साथ कई ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं जो कि आमतौर पर ऑफर नहीं किए जाते हैं। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब जो एक नया माहौल बन रहा है नौकरी का, उसमें नौकरियां आपको उसके आधार पर मिलेंगी। अब नौकरियां शाश्वत नहीं होंगी कि यानी कि जो हमारा पुराना एक ब्रिटिश माइंडसेट चला आ रहा था, एक बार नौकरी पकड़ लीजिए 58 साल तक नौकरी करते रहिए। यह सरकार में तो पॉसिबल है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हो पा रहा। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बढ़ गई हैं, यानी कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में जितने दिनों तक काम है उतने दिनों तक आपको पास नौकरी है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, नौकरी खत्म। तो अब माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है।
इसलिए ये जो आंकड़े अभी आप देख रहे हैं कि आईआईटीज के बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा, आईआईएम्स के बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा, तमाम अन्य प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास आउट करने वाले बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही, प्लेसमेंट्स नहीं मिल पा रही, वो ये वजह है कि आज बच्चों को हम उस तरीके से तैयार नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से उनके पास नौकरियां आए। चिंता करनी आवश्यक है, खास करके बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन हां, इतने से आश्वस्त मत हो जाइए कि मेरे बच्चे ने आईआईटी क्रैक कर लिया है, जेईई क्रैक कर लिया है, मेरे बच्चे का भविष्य सुनिश्चित हो चुका है। सजग रहिए, अन्यथा रास्ता गड़बड़ा सकता है। और आइए एक ऐसे स्विंग स्टेट की बात करते हैं जो इस बार तय करेगा कि 13 सीटों का डॉन कौन। हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब में इस बार मुकाबला जबरदस्त रोचक है साहब। 4 पार्टियां हैं और चारों अपने अपने स्तर पर इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। अपने पुराने सहयोगी अकाली दल से नाता तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सभी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। इंडिया अलायंस होने के बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि इस बार चौतरफा मुकाबला है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ अकाली दल और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। अब इसमें अलग अलग लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है जिसको हम कहते हैं कि दाल का तड़का। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा है कि भाई ये तो कागजी मुख्यमंत्री हैं, असल मुख्यमंत्री तो दिल्ली में हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है और कितनी नहीं, ये तो राजनीतिक आकलन का मसला है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए चुनाव दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दांव पर क्या क्या है। अकाली दल से अपना सबसे पुराना नाता तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। किसान आंदोलन के वक्त अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सहयोग को खत्म किया था। वो वापस नहीं आ पाया, बातचीत हुई, नेगोशिएशंस हुआ, लेकिन सब कुछ टल गया। अगर आप 2019 के आंकड़े देखें तो अकाली दल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब सभी 13 सीटों पर खुद उन्हें अपनी किस्मत आजमानी होगी। ऐसे में जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के स्तर को कहां पहुंचाया। यहां राज्य सरकार का हुक्म नहीं चलता। यहां रेत खनन माफिया, ड्रग माफिया, शूटर गैंग की मनमानी चलती है। पूरी सरकार कर्ज पर चल रही है। सारे मंत्री संतरी मौज कर रहे हैं। जो कागजी सीएम है उन्हें दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से ही फुर्सत नहीं है। क्या ऐसे लोग पंजाब का विकास कर सकते हैं? हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर का पूरा कॉरिडोर का जो पूरा मसला उठाया, यह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अकाली दल ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट तौर से लिखा है कि अगर अकाली दल को बहुमत मिलता है तो अकाली दल केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाएगी कि एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाए पाकिस्तान के ऊपर, और जितनी जमीन करतारपुर की है उतनी जमीन भारत पाकिस्तान को दे, और करतारपुर पर जो पूरा कॉरिडोर के साथ साथ वहां पर जो गुरुद्वारा है उसे भारत को सौंप दिया जाए। इसलिए यह मसला बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। यह पूरा करतारपुर कॉरिडोर का जो काम है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर लिया, और वो इसलिए क्योंकि इसे फैसिलिटेट भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच मिलकर किया गया, पंजाब के चुनाव से पहले। अब भारतीय जनता पार्टी भी इस मसले को उठा रही है क्योंकि उनका यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि करतारपुर कॉरिडोर के मसले पर अगर वो खुद होते, वो फैसले लेने की स्थिति में होते तो फिर
करतारपुर कॉरिडोर किसी भी तरीके से पाकिस्तान के पास नहीं होता। करतारपुर कॉरिडोर इस बार एक बड़ा मसला चुनाव में बनने जा रहा है, जिसकी परिणति अभी आपने देख ली। अब इस पूरे मसले पर अगर आप देखें तो स्थानीय स्तर पर क्या हो रहा है। स्थानीय स्तर पर अब आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस के दो सहयोगी आपस में सिर फुटबॉल करेंगे। हम अकाली दल की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले इंडिया अलायंस के सहयोगियों की बात कर लें। आम आदमी पार्टी की राज्य में सरकार है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान लगातार पंजाब में कैंपेन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पकड़ विधानसभा के चुनाव में कहां पर थी? सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहां पर कांग्रेस को लेकर अथाह नाराजगी पंजाब की जनता में दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के वोट बैंक पर, कांग्रेस के ही सीट पर, कांग्रेस के ही नाराजगी के वोट पर आम आदमी पार्टी ने अपनी कब्जे को बनाया, अपनी पकड़ बनाई। उसके बाद जो तमाम पंथक समुदाय है, पंथक समुदाय जिस पर अकाली दल का प्रभुत्व हुआ करता था, ये पंथक समुदाय जिसके तार कनाडा से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बारे में कई चर्चाएं आपने देखी होंगी, इस पंथक समाज का समर्थन भी आम आदमी पार्टी को बड़े पैमाने पर मिला विधानसभा चुनाव के दौरान। अब सवाल यह है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान क्या पंथक समाज का समर्थन आम आदमी पार्टी के पास रहेगा? क्या पंथक समाज अकाली दल से जो समर्थन वापस ले रहा था, उस समर्थन को अकाली दल को देगा या नहीं? क्योंकि अकाली दल पंथक समाज के ही नियम कानून और उसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहब की हुई बेअदबी के मामले को लेकर इस बार चुनावी अखाड़े में है। यानी कि पंथक समाज का वोट, तमाम गुरुद्वारों से जुड़े हुए जो तमाम समुदाय हैं, उनके समुदाय का वोट और जो ग्रामीण वोट है, उस पर अकाली दल अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यह आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। एक जमाने में इसी वोट बैंक पर कांग्रेस का आधिपत्य हुआ करता था। उसके साथ साथ जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाके में अमृतसर के आसपास के इलाके को अगर आप छोड़ दें तो एक ऐसी सीट रही जो कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, जहां से गुरदासपुर की सीट, जहां पर कोई भी उम्मीदवार बाहर से आता था, यहां तक कि धर्मेंद्र भी आकर खड़े हो गए और उन्होंने भी चुनाव जीत लिया और वो बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती रही। लेकिन गुरदासपुर से लेकर तमाम अन्य क्षेत्रों में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाली दल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस बार नहीं मिलने जा रहा और ना ही पंथक वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पर पंजाबी वोट बैंक पर ज्यादा भरोसा है या गैर सिख वोट बैंक पर ज्यादा उनका आधिपत्य होता दिखाई देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव अपने आप में बहुत मुश्किल होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को आसान बनाने का रास्ता क्या निकाला? भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे नेताओं को जो कि कांग्रेस में बागी थे या आम आदमी पार्टी में जो आश्वस्त नहीं थे, जैसे कि आम आदमी पार्टी का इकलौते सांसद को चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। कांग्रेस के कई अच्छे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल कर लिया और उन सबको टिकट दे दिया। तो ये जो टर्नकोट्स हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत भरोसा है। अब सवाल यह उठता है कि टर्नकोट्स को जब टिकट दिया गया है तो क्या पार्टी में भीतरघात नहीं होगा? तो भारतीय जनता पार्टी को भीतरघात भी झेलना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी के पास। आम आदमी पार्टी को भी भीतरघात बहुत झेलना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो उन्हें मुफीद उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहा था और उनका वोट बैंक इसलिए चुनौती में है क्योंकि यही कांग्रेस का वोट बैंक है। कांग्रेस के पास भी उम्मीदवारों की कमी है। अब आप देख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी उम्मीदवार के तौर पर हैं, लेकिन उनका हाल फिलहाल का एक बयान बहुत सुर्खियां बटोर रहा था। चन्नी साहब बीच में कहां गायब थे, किसी को पता नहीं था। और अगर आप पंजाब में कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं की बात करें तो वहां पर यह बहुत बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता लगभग ना के बराबर हैं। और ऐसे में मैं अकाली दल पर आता हूं। अकाली दल की स्थिति बहुत ही मुश्किल हो गई है और इस बार सुखबीर बादल को यह बताना पड़ेगा कि वो अपने पिता की छवि से निकलकर आगे आ सकते हैं। उनकी पत्नी भी इस बार उम्मीदवार के तौर पर हैं। पिछली बार एनडीए सरकार में मंत्री भी थी हरसिमरत कौर। तो सुखबीर बादल को अपने पिता की मृत्यु के बाद, अब उनको प्रकाश बादल की मृत्यु के बाद यह साबित करना पड़ेगा कि वो एक कद्दावर नेता है। लेकिन पंथक समाज पूरा तरीके से अपना भरोसा अकाली दल को नहीं दे पा रहा और बड़े पैमाने पर अकाली दल को नाराजगी झेलनी पड़ रही है। इन सब फैक्टर्स के बीच में एक बहुत बड़ा फैक्टर है साहब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, जिसको हर कोई जानता है लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। द एलिफेंट इन द रूम इन पंजाब इज फार्मर डिस्ट्रेस, किसान आंदोलन। आपने देखा 2 बार किसान आंदोलित होते हुए दिल्ली की सीमा तक पहुंचे। 1 साल तक दिल्ली की सीमा पर थे
और उसके बाद भी करीबन 100 दिन तक दिल्ली की सीमा पर अभी हाल फिलहाल थे। इस विरोध की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशियों को तो कई जगहों पर कैंपेन ही नहीं करने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी वहां पर चुनावी सभा को लेकर संशय था कि क्या इसमें कहीं काले झंडे तो नहीं दिखाई देंगे, क्या प्रधानमंत्री के सामने कुछ बेअदबी तो नहीं हो सकती है। ये चिंताएं थी साहब, ये वास्तविक चिंताएं। तो किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब किसान आंदोलन किसको फायदा देगा? भगवंत मान की माने तो भगवंत मान ने किसान आंदोलन के समय किसानों का समर्थन किया, इसलिए आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलना चाहिए। किसान बड़े पैमाने पर मानते हैं कि कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था, तो यानी कि एक तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में किसान आंदोलन से द्रवित किसान बंटते हुए दिखाई देंगे। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? उसके साथ साथ एक और बड़ा मसला है जिसके बारे में वहां पर बड़ी चर्चा है, अग्निवीर स्कीम। देखिए, हिमाचल प्रदेश और उसके साथ साथ पंजाब, इन दोनों सूबों से बड़ी संख्या में जवान फौज में जाया करते थे। पंजाब में एक तरह से सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन तो यही माना जाता है कि आप रेजिमेंट में जाएं, और वो जो एक आन बान शान होती है, मुझ पर ताव देने वाली बात, और 6.25 साढ़े 6 फीट के जवान पंजाब से ही निकल कर आते हैं साहब। अग्निवीर स्कीम 5 साल के लिए है और उसके बाद बेनिफिट्स भी बहुत लिमिटेड हैं, फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और अग्निवीर के असंतोष को भुनाने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर पंजाब में सक्रिय है। इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला है जिस पर अभी तक भगवंत मान की सरकार बहुत डिलीवर नहीं कर पाई है, वो है नशा। नशे का कारोबार पंजाब में बहुत ही व्यापक है। इसके बारे में अकाली दल की सरकार से लोग बहुत नाराज थे, सरकार उखाड़ कर फेंक दी। कांग्रेस की सरकार अमरिंदर सिंह की आई, अमरिंदर सिंह के लिए भी बहुत नाराजगी थी, उसको भी एक तरह से झटका मिला और उनको जाना पड़ा, मुख्यमंत्री चन्नी बनाया गया और उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार गई। आम आदमी पार्टी को भी अब इस विरोध को बड़े पैमाने पर झेलना पड़ रहा है क्योंकि भगवंत मान की सरकार इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के तौर पर यहां सामने आ सकती है? ये है। और अंत में एक छोटी सी बात और, इस बात को जानकर आप ताज्जुब करेंगे कि पंजाब वो सूबा है जहां देश के सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट रहते हैं। 34% शेड्यूल कास्ट आबादी पंजाब में है। शेड्यूल कास्ट का जो बहुत बड़ा आंदोलन था, कांशीराम ने पंजाब से ही शुरू किया था। शेड्यूल कास्ट आमतौर पर जट सिख के वोटिंग पैटर्न्स के आधार पर ही वोट करते चले आए हैं। जट सिख इस बार बड़े पैमाने पर बटे हुए हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। ऐसे में शेड्यूल कास्ट का वोट कहां जाएगा, यह तय करेगा कि पंजाब का सरदार कौन बनने जा रहा है। तो ये कई तरह की पॉसिबिलिटीज और सिनेरियोज मैंने आपके सामने रखी।